से अब इसमें आ गया टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अगर कैरेक्टरिस्टिक्स में देखोगे तो आप ये भी देख सकते हो कि कोई एक रिएक्शन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। अब कैटलिस्ट क्या होता है, तो कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कुछ टीचर आपको बताते हैं कि कैटलिस्ट एक्सीलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कैटलिस्ट जो होता है किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, ऐसा बोलते हैं कुछ लोग। नहीं, ये प्रॉपर सही नहीं है। कैटलिस्ट जो होता है वो किसी रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा भी सकता है और किसी रिएक्शन की स्पीड को घटा भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक कैटलिस्ट रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाएगा और वही कैटलिस्ट की रिएक्शन की स्पीड को घटाएगा। नहीं, बढ़ाने वाले अलग होते हैं और घटाने वाले अलग होते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन चेंज नॉट एक्सीलरेट, which can change the rate is the speed, which can change the speed of chemical reaction। तो कुछ रिएक्शन कैटलिस्ट लगा होता है, उनमें कैटलिस्ट की वजह से होती है, तो वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स में आ सकता है। और कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो किसी रिएक्शन की स्पीड को बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। और चेंज का मतलब बढ़ना भी हो सकता है और चेंज का मतलब घटना भी हो सकता है। ठीक है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन की टाइप में सबसे पहले आता है नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आता होगा अच्छे तरीके से। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि जैसे ए और बी, एक ये रिएक्टेंट एक ये रिएक्टेंट मिलके बना देंगे ए बी। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट एक साथ कंबाइंड होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, सिंगल प्रोडक्ट, तो क्या बोलेंगे उसको हम, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट आर कंबाइंड विद ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो क्या लिखूं मैं यहां पर, डेफिनेशन लिख देता हूं, those reactions in which two or more substances combine to form a single product, single substance। ठीक है ना, are called combination रिएक्शन। तो जब दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट एक साथ कंबाइंड होकर के प्रोडक्ट बना दे तो क्या बोलेंगे उसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे CaO सॉलिड है, H2O लिक्विड है, CaOH का होल ट्वाइस एक्वस बन गया, इसे बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, SLACKED, के आएगा SLAKED, स्लेक्ड लाइम। इसको बोलते हैं क्विक लाइम, QUICK, क्विक लाइम। ठीक है, तो ये क्विक लाइम है, ये स्लेक्ड लाइम है। देखो एक और एक दो रिएक्टेंट जुड़ गए, क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। मैंने लिखा MgO, Mg यानी 2Mg प्लस O2 एरो 2MgO। ये है सॉलिड, ये है गैस और ये है सॉलिड। एक और एक मिलके क्या बन गए, एक साथ जुड़ गए। मैंने लिखा 2H2 गैस है, O2 गैस है, 2H2O क्या बन गया, लिक्विड। एक और एक दोनों मिलके आपस में कंबाइंड हो गए। मैंने लिखा C सॉलिड है, O2 गैस है, CO2 गैस है। ठीक है, मैंने लिखा NH3 HCl सॉल्ट बन गया, NH4Cl, इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। राइटिंग आ रही है समझ में, अमोनियम लिखा है मैंने, ये अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैंने लिखा SO2 प्लस O2 SO3, गैस है गैस है गैस है। तो बात आई यहां तक समझ में। ये सारी की सारी रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, सब में कंबाइंड हो रही है। एक बात। दूसरी बात, इनमें
सभी में हीट रिलीज हो रही है, सभी में हीट रिलीज हो रही है, ठीक है ना, बात आई यहां तक समझ में, सभी में क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है। अब मैं तुम्हें बता दूं आपको, मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, हीट रिलीज। अब मैं एक बड़ा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं आपको एक्सोथर्मिक रिएक्शन पहचानने का, ठीक है। एक बात समझो कि जब यहां CaOH का होल ट्वाइस बना है, CaOH का होल ट्वाइस, ये बना है CaOH का होल ट्वाइस, पहले CaO था और H2O अलग था, लेकिन जब दोनों जुड़ गए ये और ये, तो क्या बन गया CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH, इसका मतलब इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए, अगर बॉन्ड नहीं बनते तो ये जुड़ता ही नहीं, ये जुड़ता कैसे, चिपकता कैसे एक दूसरे से। इसका मतलब Mg और O के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए, Mg और O के बीच में MgO ये बन गया, Mg और O के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए। इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए, HO केमिकल बॉन्ड बन गए। इसका मतलब C और O के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए। इसका मतलब S और O के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए। इसका मतलब इनके सब के बीच में केमिकल बॉन्ड बन गए। तो हमेशा याद रखना कि जब केमिकल बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बस इस बात को याद रखना। देखो ये एक पीस है वुड का, लकड़ी का, स्टिक ले लो एक, मैंने आपसे बोला इसको तोड़ो। जब तुम उस वुड को, स्टिक को तोड़ोगे तो क्या वो अपने आप टूट जाएगी या तुम्हें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी? यानी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, तुम तोड़ोगे उसे, एनर्जी दे रहे हो। जब एनर्जी दे रहे हो तुम उसको, या वो वुड का पीस, वो लकड़ी का पीस, वो छड़ी, वो स्टिक एनर्जी गेन कर रही है, तो वो हो गई एंडोथर्मिक। क्या हो गई? एंडोथर्मिक। इसका मतलब जब तोड़ना है, किसी को तोड़ना है, मतलब बॉन्ड को तोड़ना है, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा ऐसे, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा। क्या ये बॉन्ड अपने आप टूटा? नहीं, मैंने कुछ एनर्जी दी। तो जब बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देंगे तो होगी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जब बॉन्ड टूटेगा, एनर्जी दे रहे हैं, तो इसका मतलब जब बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड जुड़ेगा, तो एनर्जी रिलीज होगी, क्लियर आई बात समझ में? यानी जब बॉन्ड टूटे तो एंडोथर्मिक, जब बॉन्ड बने तो एक्सोथर्मिक। बस सिंपल सा फंडा याद रखना कि जब भी नया बॉन्ड बने तो एनर्जी रिलीज होगी, जब भी नया बॉन्ड बने एनर्जी रिलीज होगी, जब भी बॉन्ड टूटे एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, मिटा दें। तो एक रिएक्शन क्लियर आ गई समझो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मिटा दो, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना। ज्यादा ही चिपक गया मार्कर तो इस बोर्ड पर बच्चों। तो एक रिएक्शन हो गई जिसका नाम था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। नंबर दूसरा हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का मतलब टूट जाना, यानी कुछ ऐसे AB आपने टेम्परेचर दिया तो क्या हो जाएगा A+B, यानी इस बार टेम्परेचर दोगे, और टेम्परेचर दोगे तो इसका मतलब क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं A सिंगल बॉन्ड B, इसके बीच में बॉन्ड है। जब बॉन्ड को तोड़ोगे तभी तो A और B अलग अलग होंगे, मतलब तुम एनर्जी दे रहे हो, और एनर्जी दे रहे हो मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी? एंडोथर्मिक। जिनमें बॉन्ड बने एक्सोथर्मिक, जिनमें बॉन्ड टूटे एंडोथर्मिक। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के पार्ट होंगे ज्यादातर। तो डिकम्पोजिशन मतलब टूट जाना, जब एक कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में टूट जाए। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या हुआ जी तुम्हारा? दोज रिएक्शंस in which a compound
दोज रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट, स्प्लिट मतलब टूटना, स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस, सिंपलर सब्सटेंसेस, ठीक है, आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड दो या दो से ज्यादा पार्ट में टूट जाए, क्या बोलेंगे हम उसको? डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी टूट जाना, ब्रेक डाउन। मैंने लिखा CaCO3 सॉलिड होता है, आपने टेम्परेचर दिया, CaO क्विक लाइन बोलते हैं, सॉलिड स्टेट में होता है, प्लस CO2 गैस निकल गई, ठीक है। मैंने लिखा 2KClO3, इसे बोलते हैं पोटेशियम, ये पता है कैल्शियम कार्बोनेट, यहां लिख दूं, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम क्लोरेट, सॉलिड होता है पोटेशियम क्लोराइड। हीट दिया, 2KCl सॉलिड है, 3O2 गैस है, ठीक है ना। मैंने लिखा FeSO4, 2FeSO4, इसको आप, ये सॉलिड है, आप इसको हीट दोगे, हीट देके ये टूट जाएगा Fe2O3 में, Fe2O3 में, और ये सॉलिड है Fe2O3, प्लस में SO2 गैस है, प्लस में SO3 गैस है, ठीक है। इसका होता है ग्रीन कलर, ठीक है ना, कैसा होता है? ग्रीन, ठीक है। इसका कैसा होता है? ब्राउन कलर होता है। इसका मतलब ग्रीन कलर किस में, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो तुम रिएक्शन में कि ग्रीन कलर किस में चेंज हो गया? ब्राउन कलर में चेंज हो गया। ग्रीन किस में चेंज हो गया? ब्राउन में चेंज हो गया, ठीक है। मैंने लिखा लेड नाइट्रेट, इसका नाम लिख दो फेरस सल्फेट, FeRROUS, फेरस सल्फेट, ठीक है। अब लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट सॉलिड है, हीट दी आपने, ट्राइंगल जो बना रहा हूं ये हीट का सिंबल है, ठीक है। लेड ऑक्साइड बन गया 2PbO प्लस 4NO2 प्लस में O2, ठीक है। इसका जो कलर होता है वो होता है कलरलेस, मतलब कोई कलर नहीं होता, और ये बन जाता है येलो। तो पेपर में आ गया कि क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, तो कलरलेस किस में जा रहा है? येलो कलर में जा रहा है, ठीक है ना। इसका नाम लिखते हैं लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट है ये, ठीक है ना। मैंने लिखा AgCl, ठीक है। इसका नाम, इसका कलर होता है सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट कलर। आपने एनर्जी नहीं दी, सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, सनलाइट। अब सन भी तो क्या देता है? एनर्जी ही देता है, तो अल्टीमेटली क्या मिल रही है इसको? एनर्जी, यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो 2Ag जो कि सॉलिड है, प्लस में Cl2 जो कि गैस है, उड़ जाएगी Cl2, ठीक है ना। तो इसका कलर तो सिल्वरी होगा, पता है आपको, या ग्रे लिख देता हूं, ग्रे, ग्रे, ठीक है। तो ये जो सारी की सारी रिएक्शन है किसकी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जल्दी से नोट डाउन करो, मैं जरा पसीने पूछ लेता हूं, स्वेटिंग हो रही है ज़्यादा गर्मी की वजह से। आप लिखते रहो। ठीक है, मारकर नीचे गिर गया, मिटा दें। ठीक है, अब कितनी रिएक्शन होगी हमारी? 2 रिएक्शन होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो चुकी है। अब लिखता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नंबर 3।
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर दे, एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर दे। यानी मेरे पास में है ए प्लस सी डी, ये कोई कंपाउंड है ए प्लस सी डी, तो क्या बन जाएगा ए डी प्लस सी। तो ए कहां गया, डी के साथ आ गया, सी को क्या कर दिया, अलग कर दिया, रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक मेटल दूसरी मेटल को डिस्प्लेस कर दे। अब कौन सी मेटल किसको डिस्प्लेस करेगी, तो हाई रिएक्टिव मेटल लो को डिस्प्लेस कर देगी, जो भी हाई रिएक्टिव होगी वो लो रिएक्टिव को क्या कर देगी, डिस्प्लेस कर देगी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी मेटल हाई रिएक्टिव है और कौन सी लो रिएक्टिव है, तो उसके लिए मैं तुम्हें एक सीरीज लिखवाऊंगा जिसे बोलेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। उसको याद कर लेना, पता लग जाएगी कि हाई रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप इसमें डिस्प्लेस रिएक्शन में, reactions those reactions in which one element takes the place of another element in a compound are known as displacement reaction, RXN, displacement reaction। तो एक मेटल या एक एलिमेंट जब दूसरे एलिमेंट को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो क्या कहलाएगा वो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है ना। अब समझना जरा, हमने लिया जिंक, जिंक सॉलिड होता है, जिंक कैसा होता है, सॉलिड, कलर सिल्वरी होता है, VERY सिल्वरी, आर है यहां पर सिल्वरी, प्लस कॉपर सल्फेट एक्वस है, इसका कलर ब्लू होता है। अब जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, जिंक सल्फेट जो कि एक्वस है, प्लस में कॉपर एक्वस है, इसका कोई ये कलरलेस है और इसका कलर रेडिश ब्राउन है, रेड ब्राउन कलर। ठीक है, तो जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को। तो एक सीरीज है जिसे रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, जिसमें ऊपर वाला मेटल हमेशा नीचे वाले एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। तो सीरीज है KNaMgAl। ठीक है, याद है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो KNaCa। देखो पढ़ो जरा, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, पढ़ो जरा इसको। ठीक है, तो लिख भी देना इसे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। फिर इसी के नीचे से, ठीक है ना, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, हाई कोर्ट है आपका, तो H से हो गया हाई है तक, तो यहां तक बाकी बात समझ में। अब यहीं से ये क्या हो गया, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका। अब देखो जरा, हाई से क्या बन गया, H हाइड्रोजन, कोर्ट से बन गया तुम्हारा Cu कॉपर, Cu। ठीक है ना, कोर्ट से क्या बन गया, Cu, Ha है से बन गया Hg मरकरी, A से बन गया तुम्हारा, यहां पर आप सिल्वर ले लो, A से क्या बन गया सिल्वर, A से क्या बन गया Au, और P से बन गया तुम्हारा Pb।
ठीक है, बात आ गई यहां तक समझ में? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, AGAUPB। ठीक है ना, देखो जरा पढ़ो अपना आप। PT ले लेना, PT प्लेटिनम, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, ठीक है, मिटा दें, अभी क्या मिटाना। अब सीरीज में देखो, ऊपर कौन है? जिंक, नीचे कौन है? कॉपर। जिंक ये रहा और कॉपर ये रहा। इसका मतलब ऊपर वाला मेटल नीचे वाली मेटल को हटा देगा, रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस मतलब हटा देगा अपनी जगह से। ठीक है, एक रिएक्शन लिखता हूं मैं यहां पर, दूसरी वाली CuSO4 जो कि एक्वस है और ब्लू कलर का होता है। ये कलर वाला ऑब्जर्वेशन के लिए आ सकता है पेपर में। प्लस में Mg जो कि सॉलिड है, प्लस में क्या है? Mg जो कि सिल्वरी वाइट कलर का होता है, सिल्वरी। एरो क्या बन जाएगा? MgSO4 एक्वस, MgSO4 एक्वस। ये कैसा है भाई? कलरलेस, कलरलेस। प्लस में क्या हो जाएगा? Cu जो कि रेड ब्राउन कलर का है। किसने किसको डिस्प्लेस कर दिया? ध्यान से देखो, Cu की जगह पर कौन आ गया? Mg। यानी किसने किसको हटाया? Mg ने Cu को हटाया। तो इसका मतलब Mg ज्यादा रिएक्टिव हो गया Cu से। Cu नीचे है, Mg ऊपर, तो ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को हमेशा डिस्प्लेस कर देगा, अपनी जगह से हटा देगा। एक रिएक्शन लिखी मैंने CuCl2, CuCl2 एक्वस है, एक्वस AQ लिखा है, ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन सॉल्यूशन। प्लस PB ब्लू कलर का होता है, ब्लूइश ग्रे कलर का है। एरो PB ये सॉलिड है, PbCl2 एक्वस है, कलरलेस है, कलरलेस। प्लस में Cu सॉलिड है। ठीक है, तो मैं यहां गड़बड़ कर गया, यहां आपको PB ही रखना है, लेड ही रखना है। तो अब बताओ, तो कॉपर ऊपर है या लेड ऊपर है? तो कॉपर ऊपर है, लेड नीचे, ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर देगा, कर दिया, ऊपर वाला नीचे को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, अरे यार क्या हो रहा है सीरीज में? PB तो आ चुका है यहां पर, यहां PT ही होगा। तो ऊपर कौन है? PB है। फिर से ध्यान से, थोड़ी सी मिस्टेक हुई सीरीज में, जो मैं यहाँ PT लिख रहा था PB लिख रहा था बार बार, इस पर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ प्लेटिनम ही होगा। ठीक है, तो PB ऊपर है, Cu नीचे है, तो PB ने किसको डिस्प्लेस कर दिया? Cu को। PB ने Cu को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में? तो अब तक मैंने तुम्हें कितनी रिएक्शन बताई? 3 बताई। नंबर 1 कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलेंगे अपने चौथी रिएक्शन की तरफ। ठीक है ना, चौथे रिएक्शन की तरफ। तो मैं जरा इसको रब कर देता हूं, आप मिटाओ जरा इसको। ठीक है, आप मिटाओ जरा इसको या मैं मिटाऊं जरा इसको? अब आएगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सीरीज याद कर लेना, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं इसको, रिएक्टिविटी सीरीज, जो आपको रिएक्टिविटी के बारे में बताती है। तो नंबर 4 की बात करता हूं मैं। नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि मेटल जो होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। मान लो यहां पर क्या है? AB प्लस में CD। ठीक है ना, तो ये C आ जाए यहां पर और B आ जाए यहां पर, तो ये क्या बन जाएगा? AC प्लस में BD। यानी मेटल जो होते हैं वो क्या होते हैं? इंटरचेंज होते हैं। क्या होते हैं? इंटरचेंज होते हैं। ठीक है, तो अभी डेफिनेशन लिखवाऊंगा जरा। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात चल रही है बच्चों। डबल डिस्प्लेसमेंट में मैंने तुम्हें बताया कि भाई जब किसी रिएक्शन में मेटल का इंटरचेंज हो जाए, एक्सचेंज हो जाए मेटल, उसे बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले डेफिनेशन लिख दूं, दोज reactions in which two compounds
in which two compounds react by an exchange of ions to form a new compound, are called double decomposition reaction. RXN is the reaction. तो जब मेटल एक्सचेंज हो जाएं एक दूसरे से तो क्या बोलेंगे उसे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं AgNO3 एक्वस है प्लस NaCl एक्वस है, एक्वस मतलब पानी, NaNO3 क्या बन जाएगा तुम्हारा? NaNO3 और ये एक्वस है, और AgCl ये सॉलिड है मतलब नीचे बैठ रहा है, प्रेसिपिटेट. वाइट PPT नाम बता दूं, सिल्वर नाइट्रेट लिख दूं क्या? सिल्वर नाइट्रेट. ये सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम नाइट्रेट, ये सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर Ag सिल्वर Cl क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड Na सोडियम NO3 नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट. ठीक है ना? तो रिएक्शन को थोड़ा सा नाम लिखना सीखो खुद थोड़ा सा. BaCl2 जो कि एक्वस है प्लस Na2SO4 एक्वस है, एरो Ba जाएगा SO4 के साथ, BaSO4 नीचे बैठ जाएगा, सॉलिड है, वाइट PPT, वाइट प्रेसिपिटेट. एक बचा Cl2 Na2 यानी 2NaCl, सोडियम क्लोराइड. ठीक है ना? बात आई समझ में? अब अगली रिएक्शन लिखूं Na2SO4 प्लस BaCl2. ठीक है, अब लिखो BaCl2 प्लस CuSO4. ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, एक्वस और एक्वस, ये मैंने 4 लिखा है, CuSO4. अब Ba किसके साथ जाएगा? SO4 के साथ. BaSO4 सॉलिड है यानी नीचे बैठ रहा है, यानी व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं लिख रहा है, एक ही बात है, व्हाइट प्रेसिपिटेट. अब क्या क्या बचा तुम्हारे पास? एक तो बचा Cu और Cl बचा, तो CuCl2 ये हो जाएगा एक्वस. CuCl2 क्या हो जाएगा? एक्वस. क्यूप्रिक क्लोराइड, CuPric, क्यूप्रिक क्लोराइड, CHO, क्यूप्रिक क्लोराइड. ये बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, BARIUM, बेरियम सल्फेट. कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड. ठीक है. CuSO4 एक्वस है, एक्वस, प्लस में H2S गैस है, H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर सल्फेट नाम लिख चुका हूं, ये रहा कॉपर सल्फेट. ठीक है, तो क्या बन जाएगा? CuS जो कि सॉलिड है, इसका नाम है क्यूप्रस सल्फाइड. देखो कहीं पर तो कॉपर क्यूप्रिक बन जाता है, कहीं पर कॉपर क्यूप्रस बन जाता है. इसका मतलब एक बार बन रहा है अस, एक बार बन रहा है इक. क्यूप्रिक, क्यूप्रस. तो याद रखना ये क्यूप्रिक और क्यूप्रस जो वैलेंसी की वजह से डिपेंड करता है. तो जहां पर वैलेंसी होती है ज्यादा, जहां पर वैलेंसी होती है ज्यादा वहां इक लगता है, जहां पर होती है कम वहां अस लगता है. तो जहां वैलेंसी कम वहां अस, जहां वैलेंसी ज्यादा मोर वहां क्या लगता है? इक लगता है. ठीक है, तो क्यूप्रस और क्यूप्रिक. ठीक है, तो याद रखना इस बात को. ये से ब्लैक कोटिंग है, कॉपर पर ब्लैक कलर का दिखाई देता है, BLACK, ब्लैक कोटिंग, COATING, यानी ब्लैक कलर चिपक जाता है कॉपर पर, जो आपको ब्लैक कलर दिखाई देता है. प्लस में H2SO4 जो कि एक्वस है. कैसा है? एक्वस. तो ये सारे एग्जांपल किसके बताए मैंने आपको? डबल डिकम्पोजिशन के. बहुत जल्दी से लिखें, लिख लोगे SS लेकर. SS मतलब
स्क्रीनशॉट मुझसे पहले जानते हो आप, मैंने तो अभी सीखा, अभी पता लगा मुझे एसएस का मतलब है स्क्रीनशॉट, ठीक है। लेकिन आप मॉडर्न जमाने के बच्चे हो तो आपको पता है। ठीक है जी, मिटा दिया। 4 रिएक्शन हो चुकी हैं, 5वें की तरफ चलते हैं हम। नंबर 5, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन की 2 टर्म हैं, ऑक्सीडेशन की 2 टर्म हैं। नंबर 1, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू a substance is called oxidation. The addition of oxygen to a substance is called oxidation. यानी किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे हम उसको? ऑक्सीडेशन बोलेंगे। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी? सेकंड, ये फर्स्ट थी, सेकंड हो जाएगी द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, फ्रॉम अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन जुड़े, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो भी ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन निकले तो भी ऑक्सीडेशन है। तो रिएक्शन को समझना, 2Cu जो कि सॉलिड है, प्लस में O2 गैस है, एरो 2CuO, ठीक है ना, ये भी सॉलिड ही है। अब ये बन जाता है ब्लैक कलर का, ब्लैक, BLACK, ब्लैक प्रेसिपिटेट बन गया, कोटिंग होगी ब्लैक की इस पर, ठीक है। तो अब तुम क्या देख पा रहे हो? कॉपर में कौन जुड़ रहा है? ऑक्सीजन, इसलिए रिएक्शन क्या हो गई? ऑक्सीडेशन। क्या रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। 2Zn सॉलिड है, प्लस O2 क्या बन जाएगा? 2ZnO सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ठीक है। यहां पर तो इसका कलर येलो हो जाता है, येलो हो जाता है इसका कलर। तो अब क्या देख पा रहे हो तुम? जिंक में कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन, इसलिए ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन है, ये भी क्या है? ऑक्सीडेशन। तो आपने क्या लिखा है कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक एग्जांपल इसका भी देख लो। तो H2S प्लस में Cl2, एरो 2HCl प्लस में S। अब देखिए सल्फर से कौन हट गया? सल्फर से कौन हट गया? हाइड्रोजन। सल्फर से कौन हट गया? हाइड्रोजन। रिमूव किसका हो रहा है? हाइड्रोजन का। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दोनों ही ऑक्सीडेशन है। जल्दी से लिख लो, मिटा दें। रिडक्शन, रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, इसकी भी 2 कंडीशन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ substance is called reduction। यानी हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना क्या कहलाएगा? रिडक्शन, ठीक है। या सेकंड कंडीशन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन from a substance is also called reduction, is also called reduction। यानी पढ़ो जरा अपना, एडिशन किसका हो? हाइड्रोजन का हो तो रिडक्शन, और अगर ऑक्सीजन का रिमूव हो तो भी रिडक्शन, ठीक है। एक मार्कर की इंक कम चल रही है, दूसरा
यूज करते हैं। तो रिएक्शन देखो, CuO प्लस H2O प्लस Cu, देख रहे हो। CuO कैसे कलर का है? ब्लैक कलर का, BLACK, ब्लैक कोटिंग। कॉपर कैसे कलर का? रेड ब्राउन कलर का, ये मैं आपको बता चुका। अब देखो, कॉपर से कौन हटा? ऑक्सीजन। कॉपर से कौन हटा? ऑक्सीजन। तो रिएक्शन क्या होगी तुम्हारी? रिडक्शन। ठीक है। H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सनलाइट को लिख देते हैं UV मतलब अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये आ जाएगा 2HCl। Cl में कौन जुड़ा? हाइड्रोजन। Cl में कौन जुड़ा? हाइड्रोजन। Cl में कौन जुड़ा? हाइड्रोजन। तो क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? रिडक्शन है। अब आगे देखो जरा, अब आगे आया रेडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स दो वर्डों से मिलकर के बना है, एक रेड और एक ऑक्स। रेड और ऑक्स। रेड का मतलब हो गया रिडक्शन, ऑक्स का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ हो, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली टेक प्लेस इन अ रिएक्शन, क्या कहलाएगी? रिडॉक्स रिएक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ हो, एक ही रिएक्शन में हो, साथ साथ हो, एक साथ हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, क्या कहलाएगी वो रिएक्शन? रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। और ज्यादातर जितनी भी रिएक्शन होती हैं, सारी की सारी ज्यादातर रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कैसी होती है? रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कैसी होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? एक एग्जांपल देके बताऊं जरा मैं आपको। तो मैंने एक रिएक्शन लिखी थी, ये वाली, दोबारा लिखता हूं। CuO प्लस H2 हीट, तो क्या बन गया तुम्हारे पास में? Cu प्लस में H2O। CuO और Cu में देखो क्या हो रहा है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ O2, लॉस ऑफ O2। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन। इसका मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन में कौन जुड़ा? ऑक्सीजन। तो यहां क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीडेशन, OXD लिख दिया, ऑक्सीडेशन, OXD लिख दिया, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन को लिख दिया RED। तो समझ गए? तो इसका मतलब इस रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो क्या बोलोगे आप इसको? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलोगे? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। दूसरी बात देखो, दूसरा एक एग्जांपल और लिख दूं मैं। H2S प्लस में Cl2 एरो 2HCl प्लस में S। देखो जरा, H2S, S, इसमें क्या देख पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो? कि सल्फर से हाइड्रोजन चला गया है, मतलब रिमूवल, लॉस लिख देता हूं, लॉस ऑफ H2। लॉस ऑफ H2 मतलब हाइड्रोजन का निकलना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का निकलना, तो क्या कहलाए? ऑक्सीडेशन। अब देखो Cl में Cl, यहां क्या देख पा रहे हो? यहां देख पा रहे हो कि हाइड्रोजन जुड़ा है, तो इसका मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या हो गया? रिडक्शन। तो ये रिडक्शन है और ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। यहां तक आ गई बात समझ में? एक रिएक्शन और लिखूं मैं, ZnO प्लस C, एरो क्या बन जाएगा? Zn प्लस में CO। अपने आप देखो जरा, अपने आप बताओ, कमेंट में बता देना क्या देख पा रहे हो उस रिएक्शन में। इसका रिलेशन तो इससे हो गया और इसका रिलेशन इससे हो गया। तो कौन किससे हट रहा है, कौन किस में आ रहा है? अपने आप बताना कमेंट में कि कौन सी रिएक्शन रिडक्शन है, कौन सी ऑक्सीडेशन है। रिडॉक्स तो है ही ये। ठीक है। एक चीज और लिख रहा हूं यहां पर मैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक बात याद रखना कि जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये याद रखना। जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक होगा रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसका ऑक्सीडेशन हो, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखना। अब देखो जरा यहां, जैसे यहां हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन वाला क्या है? ऑक्सीडेशन वाला का रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब यहां हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है, यहां हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर का। किसका हो रहा है? कॉपर का। तो रिडक्शन क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहां पर कॉपर क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जिसका रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट। ये याद रखना, लिख लो। ठीक है।
मिटा दें। हमेशा याद रखना, सुनने में अपोजिट सा लग रहा है लेकिन ये एजेंट है। एजेंट मतलब दूसरे का काम कर देते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिडक्शन करा देता है, रिड्यूसिंग ऑक्सीडेशन करा देता है। ये एजेंट है, एजेंट। ठीक है। अब एक टॉपिक आया, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन का हमारे दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में क्या इफेक्ट है, क्या चेंज कर देता है हमारी डेली लाइफ में, क्या दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, क्या दिक्कतें आ जाती है भाई, बताएं। तो इससे दो इफेक्ट हो जाते हैं। नंबर एक तो हो जाता है कोरोजन ऑफ मेटल, CORROSION, कोरोजन ऑफ मेटल। कोरोजन ऑफ मेटल, मेटल पर रस्ट का लग जाना। मेटल रस्ट जब मेटल को खाने लगता है, कब खाने लगता है? जब मेटल के सरफेस पर मॉइस्चर, एयर, गैस, ऑक्सीजन अटैक करती है तो वो उसे धीरे धीरे खाने लगता है। डेफिनेशन लिख देता हूं, कोरोजन इज द प्रोसेस in which metal are eaten, खा रहा है उसको, eaten up gradually by the action of air, moisture or chemical on their surface, THEIR, their surface। जब मेटल, ये मेटल है, मान लो ये मेटल है, इसके सरफेस पर जब मॉइस्चर आएगा, गैस, ऑक्सीजन आएगी, वो अटैक करेंगे तो मिल करके इसके सरफेस को खाने लगेंगे धीरे धीरे। और जो ब्राउन कलर का कुछ हो जाता है, जिंक इस कलर का कुछ तो वो क्या हो जाता है तुम्हारा, रस्ट लग जाता है, खत्म करने लगते हैं, इसको खाने लगते हैं। रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, 4Fe + 3O2 + XH2O। पानी के मॉलिक्यूल फिक्स नहीं है क्योंकि कम पानी में भी रस्ट लगता है, ज़्यादा पानी में भी रस्ट लगता है, रस्ट, ठीक है ना, मॉइस्चर से भी लग जाता है, ज़्यादा पानी से भी लग जाता है। तो क्या बनेगा, 2Fe2O3 XH2O, यही रस्ट है। यही क्या है, रस्ट। रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए या कुछ बुक्स में यहाँ 2 लिख देते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा क्योंकि इसके 2 मोल हैं ऐसे, ठीक है। ना भी लिखोगे, इसको ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब तुम देखो ये ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है, हालांकि ये पूरी रिएक्शन रेडॉक्स है, ये पूरी रिएक्शन क्या है, रेडॉक्स है, लेकिन ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है, मैं ऑक्सीडेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है, Fe में। ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है, Fe में, ये जुड़ गया Fe2O3, इसलिए क्या बोलेंगे हम इसे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जब रस्ट लगने लगता है तो मेटल खराब होने लगती है, स्टील खराब होने लगती है। मकान में देखा होगा तुमने, जो सरिया लगे होते हैं लोहे के, वो खराब होने लगते हैं, वीक होने लगता है मकान। पुल जो बने होते हैं, ब्रिज जो बने होते हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर बने होते हैं, वो सब बेकार होने लगते हैं और गिरने का डर रहता है। तो कोरोजन बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई, इतनी आसान चीज़ है नहीं। ठीक है, मिटा दूं। अब एक चीज और देख लो ऑक्सीडेशन की, और उसका नाम है रेंसिडिटी। क्या नाम है, रेंसिडिटी, RANCIDITY, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है कि ऐसे फूड जिनमें ऑयल होता है, जिनमें फैट होता है, तो वो ऑक्सीडेशन होने की वजह से,
ऑक्सीडेशन होने की वजह से खराब होने लगते हैं। तो जितने भी तुम्हारी खाने वाली चीज़ें होती हैं, अब जैसे तुम्हारे पास में सब्जी है, मान लो कच्ची सब्जी रखी है, कच्ची बिना बनी हुई, तो उसे कुछ समय लग जाएगा खराब होने में, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। और सब्जी को बना लो जरा आप, तो बना लोगे उसको ऐसे खुला हुआ रहने दो तो वो जल्दी से खराब हो जाएगी, क्योंकि आपने उसको ऑयल में बनाया है, फैट में बनाया है। तो ऑयल या फैट का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। उसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी, जिसकी वजह से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्वाद में अंतर आ जाता है, खट्टी खट्टी लगने लगती है और उसमें स्मेल आने लगती है। तो ऑक्सीडेशन हो गया है ऑयल और फैट की वजह से, उसको क्या बोल रहे हैं हम, रेंसिडिटी बोल रहे हैं। ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं प्रिवेंटिंग रेंसिडिटी, तो रेंसिडिटी तो क्लियर हो गया कि वो खाना जो फैट और ऑयल में बनता है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो खराब होने लगता है, उसमें स्मेल आने लगती है, उसको रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, प्रिवेंट ऑफ रेंसिडिटी, प्रिवेंट ऑफ रेंसिडिटी। तो नंबर 1 प्रिवेंट ऑफ रेंसिडिटी, नंबर 1 बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। जो खाना आपका ऑयल और फैट में बना है, अगर वो ऑक्सीडेशन की वजह से खराब होता है तो आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट मिला दें, एंटीऑक्सीडेंट मिला दें। एंटीऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन नहीं होने देगा उसी को क्या बोलेंगे हम, एंटीऑक्सीडेंट बोलेंगे। जैसे अचार है, तो अचार भी तो आपका ऑयल में डलता है, ऑयल में बनता है, लेकिन अचार तो खराब नहीं होता 1 साल 2 साल 6 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने, तो इसका मतलब उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। अब मैं 2 एंटीऑक्सीडेंट लिख देता हूं, BHA। तो ये है ब्यूटाइल, आपको मिल जाएगा मार्केट में, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। एक है तुम्हारे पास में BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन, TOLUENE, टोल्यूइन, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूइन। ठीक है। नंबर 2, एक तरीका तो ये हुआ एंटीऑक्सीडेंट मिला दीजिए आप। ठीक है। नंबर 2 की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो बाई पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। ऐसे खाने को जो फैट या ऑयल में बने हुए हैं उसको नाइट्रोजन गैस के कंटेनर में बंद कर दो तो भी वो खराब नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है ना, नाइट्रोजन वो अनरिएक्टेड गैस है, अनरिएक्टेड गैस, रिएक्शन नहीं करेगी। जब ये रिएक्शन ही नहीं कर रही तो खाना भी खराब नहीं होगा। अगर मैं नंबर 3 की बात करूं, कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। आप फूड को किस में रख दोगे, रेफ्रिजरेटर में। कौन से फूड को, जो फैट या ऑयल में बना हुआ है, अपने घर में रखते भी होगे आप, सब्जी को बना करके फ्रीज में रख दिए। अब क्या होगा, तो ऐसी बात नहीं है कि फ्रीज उस फूड को खराब नहीं होने देगा, खराब होगा, लेकिन खराब होने की स्पीड कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा ऐसे ऐसे खराब होने की स्पीड कम हो जाएगी, रिटार्टेड, यानी उसकी जो ग्रोथ है खराब होने की वो कम हो जाएगी, घट जाएगी। अगर मैं नंबर 4 की बात करूंगा, आप स्टोरिंग फूड, यानी इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, रखना किसी में, स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर। ऐसे कंटेनर में रख दीजिए जिसमें एयर ना जा पाए। जब एयर नहीं जा पा रही तो एयर में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, तो ऑक्सीजन उस ऑयल या फैट से नहीं जुड़ पाएगा, मतलब ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो एयर टाइट कंटेनर। ठीक है। अगर मैं नंबर 5 की बात करूं आपसे, ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट, ये लिख सकते हो आप। क्या लिखूं मैं, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाई स्टोरिंग फूड अवे
फ्रॉम लाइट से दूर रखना है। तो बात वही होगी, लाइट से दूर रखना, यानी आप लाइट नहीं दे रहे हो, इसको लाइट नहीं पहुंचने दे रहे हो, तो इसका मतलब आप एनर्जी रोक रहे हो। एनर्जी मतलब टेम्परेचर रोक रहे हो, मतलब टेम्परेचर नहीं दे रहे हैं हम इसको किसी भी तरीके से। तो टेम्परेचर डाउन हो गया ना, जब टेम्परेचर कम होगा तो फिर खराब होने की जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, रिटार्डेड हो जाएगी, ठीक है ना, कम हो जाएगी। तो आज तुमने देखा चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसमें एक ही टॉपिक बचा है, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग के लिए आपको अगला टॉपिक देखना होगा, अगला वीडियो देखना होगा। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, लेकिन मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके तुम्हें समझाने की कोशिश की गई है बिल्कुल ईजी वे में, ताकि तुम बोर्ड में अच्छे से अच्छे नंबर ला पाओ। तो अगली वीडियो का इंतजार करें, इस वीडियो को पूरा देखें। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। मेहनत करते रहो और पढ़ते रहो।